गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया की शुरुआत से। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने अब तक चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के लेक्चर्स डाल दिए हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले चैप्टर्स भी, मतलब 2 चैप्टर पिछले। आज हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल की शुरुआत करने जा रहे हैं। वेल, इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश अंग्रेज़ों की हुकूमत का असर भारत पर क्या पड़ा था, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब उनका जो इफ़ेक्ट है, उनका जो असर है हम पर, क्या हुआ था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का, उनके रूल का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश अंग्रेज़ों की हुकूमत का असर भारत पर क्या पड़ा था, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जिसकी शुरुआत जहाँ से अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत करना शुरू किया था, भारत पर राज करना शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए उन्होंने भारत पर राज करना शुरू किया था। तो उसकी स्थापना, उसकी शुरुआत, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, वो हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है कि जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की वजह से, मतलब कई देशों की सीमाएं बढ़ना या छोटा होना, या नए नए रूट्स बनना, इधर रूट्स के बारे में पता चल रहा है हम लोगों को। मतलब जो रास्ते हैं, जो यूरोपियन पावर्स जो थे, जो भारतीय तट पर पहुँचे थे, इंडियन कोस्ट, मतलब समुद्र के ज़रिए वो लोग भारत पहुँचे थे। जोग्राफिकल डिस्कवरी थी ना, ये भी तो एक डिस्कवरी थी। किसकी डिस्कवरी? जोग्राफ़ी की डिस्कवरी है ना। जोग्राफ़ी मतलब जो या मैप, इन सब की डिस्कवरी हुई थी ना। तो उन सब की डिस्कवरी, उन सब की खोज होने के बाद यूरोपियन पावर्स, यूरोप के लोग भारत पहुँचे थे समुद्र के रास्ते बनने के बाद, मतलब डिस्कवरी होने के बाद। तो सारे यूरोपियन, मतलब आपको मैं बता दूं, यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है बड़ा, जिसके अंदर देश है, और उसमें आता है ब्रिटिशर्स का देश, जिसको हम लोग आज बोलते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन। ओके, तो उन यूरोपियंस में पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो आए थे भारतीय मार्केट में, मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे जोग्राफिकल डिस्कवरी के द्वारा। ओके, ढूंढते ढूंढते आए थे इंडियन मार्केट में अपना मतलब इंडियन मार्केट, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ओके, जब अंग्रेज़ भारत आए थे व्यापार करने के लिए, तो पोर्चुगीज़ जो थे वो पहले से ही सेटल्ड थे वहाँ पर, अंग्रेज़ों से पहले ही। ओके, पोर्चुगीज़ मतलब पोर्चुगल एक देश है यूरोप में। तो वहाँ के लोग पहले से ही भारत में छोटी छोटी जगहों पर सेटल्ड थे, और इस वजह से ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, इनमें मतलब इनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इनका जो रिलेशन था, क्योंकि पहले से पोर्चुगल के लोग थे इंडिया में सेटल्ड, और ये बाद में आए ब्रिटिशर्स, तो इनका जो मेल नहीं खाया, इनका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बना। बिटर रेजिस्टेंस, मतलब उनका जमा नहीं एक साथ। ओके, बट बाद में उनका रिलेशंस जो थे वो फ्रेंडली हो गए। ओके, बट इस्टेब्लिश मतलब भारत में अपना कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, फ्रेंच, डच और लोकल रूलर्स के साथ, मतलब यहाँ के भारत के रूलर्स के साथ, डच, ये भी एक देश है। ओके, और फ्रांस के साथ, इन तीनों के साथ अंग्रेज़ों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा भारत में अपना हुकूमत करने के लिए, भारत में अपनी हुकूमत करने के लिए, भारत को कब्ज़ा करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं भी आपको इसको रीड करके बता देता हूँ फास्ट। We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. All the European, including Portuguese, Dutch, French and British, entered the race for capturing the Indian market. When the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance. Later, friendly relations developed between them. But to establish the domination over the India, the British had to face opposition from
फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ब्रिटिश एंड मराठास। अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में क्या रिलेशंस थे और वो पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अभी ब्रिटिश एंड मराठास का हम लोग अभी करने वाले हैं। तो मुंबई जो था वो मेन सेंटर था ब्रिटिशर्स का, मतलब एक मेन शहर था वेस्टर्न इंडिया में। ओके, मतलब पश्चिमी भारत में मुंबई ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का मेन सेंटर था, मेन सिटी था। वो कोशिश कर रहे थे कि आजू बाजू का जितना भी इलाका है वो हड़प ले, कब्ज़ा कर लें। बट मराठास जो थे उनका स्ट्रॉन्गली उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था मुंबई को और उसके आजू बाजू के इलाकों को। बट जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उनके अंकल मतलब उनके चाचा जी रघुनाथ राव ने हेल्प ली ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनको लालच थी पेशवाशिप की, मतलब उनको पेशवा बनना था। पेशवा माधवराव के बाद उनको पेशवा बनना था, पेशवाशिप के लिए उनकी लालच थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से हेल्प ली और इसलिए अंग्रेज़ों की मराठा पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। मतलब उनका पहले वो सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि मराठाओं को हटाकर वो मुंबई पर राज करें, बट रघुनाथ राव ने ही हेल्प ले लिया, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने मराठा पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली। ओके, मराठा पॉलिटिक्स में अंदर आ गए और 1774 के दौरान, मतलब 1774 से 1818 ये 2 ईयर्स के दौरान, 1774 टू 1818, इन 2 ईयर्स के दौरान मराठाओं और अंग्रेज़ों में 3 युद्ध लड़े गए और पहले युद्ध में मराठा जो थे वो एकजुट होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो श्रेष्ठ साबित हुए, मतलब जीत गए, प्रूव्ड सुपीरियर, मतलब जीत गए। और 1782 में जब सलबाई की ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, सलबाई की एग्रीमेंट हुई, तो पहली एंग्लो मराठा वॉर, मतलब इंग्लिश और मराठियों के बीच में जो वॉर थी वो ख़त्म हो गई। ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट था उस समय का, सलबाई, उसके बाद वो साइन करने के बाद अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में युद्ध ख़त्म हो गया। आपको समझ में आ गया। 1774 और 1818 के बीच में 3 युद्ध लड़े गए। पहले युद्ध में मराठा जीत गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और बट 1782 में उनका जो युद्ध चल रहा था, तीसरे युद्ध के बाद उनका युद्ध ख़त्म हो गया। ओके, युद्ध को एंड हो गया, क्योंकि एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था सलवाई, और उसको साइन करने के बाद अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच का युद्ध शांत हो गया। ओके, तो अभी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। दे वर ट्राइंग टू अक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज, बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for पेशवाशिप, उनकी लालच की वजह से, क्योंकि उनको पेशवा बनना था। ओके, this led to the entrance of the British in Maratha politics. During 1774 to 1818, 3 wars were fought between the Marathas and the British. During the first war, the Marathas unitedly faced the British and hence proved superior, and in 1782, with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha war came to an end. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, विच इज़ सब्सिडरी अलायंस। ओके, सो सब्सिडरी अलायंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सन 1798 मतलब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि एक गवर्नर जनरल थे, वो भारत में आए थे। ओके, जो कि इंग्लैंड के नहीं बोल रहे, मतलब एक गवर्नर जनरल थे, वो एक गवर्नर थे जो कि भारत आए थे। उनका मानना ये था कि उनका मेन मकसद ये था भारत आने का कि वो पूरे भारत में ब्रिटिश डोमिनेंट बना दें, मतलब पूरे भारत को एक अपना स्टेट बना लें। ओके, और ये करने के लिए उन्होंने एक ट्रिक की, मतलब एक चतुराई की, एक चालाकी की, जो भारतीय रूलर्स को, मतलब भारतीय राजाओं के साथ उन्होंने एक चाल चली। कोई ऐसे ही रूल नहीं करता ना, अंग्रेज़ों ने भी एक अलग चाल चली थी
ताकि वो भारत पर राज कर सकें। तो उसके लिए एक सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी चीज़ है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भारत के बहुत सारे राजाओं को उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, दोस्ती की हाथ बढ़ाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया सभी के साथ, मतलब भारतीय राजाओं के साथ, और उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे आपके कामों में, ओके, आपके राज्य में, आपके राजमहल में हम आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद आई तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी। तो यही चीज़ की थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि भारत आए थे। उन्होंने ये चीज़ की थी भारतीय राजाओं के साथ। और इस अलायंस, मतलब इस एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है सब्सिडरी अलायंस। इसके अनुसार, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस, इस अलायंस के अनुसार, इस एग्रीमेंट के अनुसार भारतीय रूलर्स को भारतीय राजाओं के आर्मी में, उनकी सेना में ब्रिटिश आर्मी मिक्स होगी ताकि उनको हेल्प हो सके। ये उन्होंने चाल चलने के लिए ये पैतरा आजमाया, मतलब ये स्टेप उठाया उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ। बट उनका मकसद कुछ और था, भारत के ऊपर राज करना था। तो कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की सेनाओं को अपनी सेना में मिक्स कर दिया। तो ओके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। उनके कुछ रूल्स थे सब्सिडरी अलायंस में, वहाँ पर देयर वर सम टर्म्स लेड ऑन देम, मतलब उनकी सेना मिक्स होनी चाहिए, अंग्रेज़ों की सेना भारतीयों की सेना में मिक्स होनी चाहिए, राजाओं की सेना में। और भारतीय राजाओं को अपनी जो राजमहल है, अपनी जो दरबार है, उसमें ब्रिटिश सेना रखनी होगी। मतलब जैसे वो अपने सेवक रखते थे, ब्रिटिशों के भी सेवक रखने पड़ेंगे इस एग्रीमेंट के अनुसार। और उनको भी जिस तरह वो भारतीय राजा अपने दरबार में सेवकों को पैसे देते थे, सैलरी देते थे, तो उनको भी देना पड़ता था। ब्रिटिशर्स सेवकों को भी, अंग्रेज़ी सेवकों को भी देना पड़ता था भारतीय राजाओं को, ओके, ताकि कंपनी अपनी मेंटेनेंस कर सके। ये उन्होंने ऐसा कारण बताया कि हम लोग अपनी कंपनी का मेंटेनेंस कर सकें। जो उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, उसका मेंटेनेंस कर सके। और जो राजा है उसको जब भी किसी भी राजा को, किसी भी भारतीय राजा को किसी दूसरे राजा के खिलाफ युद्ध लड़ना है, तो युद्ध शुरू करने से पहले अंग्रेज़ों को भी अंग्रेज़ों को भी सूचित करना पड़ेगा, मतलब अंग्रेज़ों को भी बताना पड़ेगा, ओके। किसी भी राजा के विरुद्ध अगर लड़ाई करनी है भारतीय राजा को, तो अंग्रेज़ों को भी सूचित करना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को भी बताना पड़ेगा कि हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अंग्रेज़ों से भी परमिशन मांगनी पड़ेगी, ओके। और किसी भी राजा को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेसिडेंट, मतलब एक अंग्रेज़ी का घर रखना ही होगा, मतलब किसी भी अंग्रेज़ का घर रखना होगा अपने राज्य में। उसको रहने की इजाज़त देनी होगी अपने राज्य में, ओके। किसी एक अंग्रेज़ को रहने की इजाज़त देनी होगी। तो कुछ भारतीय राजाओं ने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और ये स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को गंवा दिया। मतलब ये करेंगे तो अंग्रेज़ जो है वो हड़प लेंगे, ओके। समझ में आया आपको इतना मैंने क्या बोला? तो सब्सिडरी अलायंस में ये था। आगे बढ़ रहा हूँ। सन 1802 में 1802 में बाजीराव, जो दूसरे बाजीराव थे, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया, मतलब उसको स्वीकार कर लिया, इन रूल्स को, इन नियमों को स्वीकार कर लिया। और बाजीराव जो दूसरे बाजीराव थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वसई को साइन किया, मतलब ये सब्सिडरी अलायंस को उन्होंने वसई के लिए साइन किया, ओके। वसई जो शहर है आज, उसके लिए बाजीराव टू ने अंग्रेज़ों की ये सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। बट ये जो ट्रीटी थी वो उनके दरबार में कुछ मराठा सरदारों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उनके दरबार में, बाजीराव टू के दरबार में अंग्रेज़ी सरदार भी थे, मतलब अंग्रेज़ी सैनिक भी थे मराठा सैनिकों के साथ साथ। तो फिर ये जो मराठा सैनिक जो थे, साथ में मराठा सरदार जो थे, उनको अंग्रेज़ों के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, ओके। तो ये इससे, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से अंग्रेज़ों और मराठाओं में दूसरा युद्ध हो गया,
सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो गया। ओके, तो इस युद्ध में, पहले युद्ध में मराठा जीत गए, बट दूसरे युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए। और इस युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों का जो इंटरफेरेंस था, मतलब उनका जो टांग अड़ाना था भारतीय मराठा राज्य में, ओके, मराठा राज्य में जो उनका इंटरफेरेंस था वो और बढ़ गया, ओके, मराठा राज्य में। और ये फिर धीरे धीरे बाजीराव टू को भी, जो बाजीराव सेकंड है, उनको भी, बाजीराव द्वितीय है, उनको भी ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, उनको नहीं अच्छा लग रहा था। ओके, तो उन्होंने तीसरा युद्ध आरंभ कर दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तीसरा युद्ध कर दिया। और इसमें भी मराठा हार गए और आखिरकार उन्होंने 1818 में सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों के सामने, बाजीराव टू ने। ओके, बट इस समय उसके बाद अंग्रेज़ों ने साथ साथ जो मुग़ल थे, जो कि मराठा राज्य के बाजू में ही थे, मतलब आजू बाजू में ही, जो वो दौलता राव, एक सेकेंड, ओके, जो मुग़लों का जो महल था, मुग़लों का जो कैपिटल शहर, वो भी मराठाओं के हाथ में था, जिसका नाम है दौलत राव शिंदे। इसके हाथ में था मुग़लों का कुछ इलाका। ओके, वो टाइम पे मुग़ल भी थे, बट उनका पावर जो था ना, वो धीरे धीरे घट चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ भी थे, तो मुग़लों का जो पावर था वो घट चुका था। और मराठा राज्य में ही मुग़लों का जो कुछ इलाका था वो दौलता राव शिंदे के पास था। तो जनरल लेक ने, एक और जनरल थे, उन्होंने शिंदे की सेना को, दौलत राव शिंदे की सेना को हरा दिया, जनरल लेक ने, और मुग़ल एम्परर को हड़प लिया। ओके, और पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। ओके, दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में थे मुग़ल, और उन्होंने दौलत राव शिंदे को हरा दिया। किसने? जनरल लेक ने। ओके, जनरल लेक ने दौलत राव शिंदे को हरा दिया और हिंदुस्तान पे पूरा विक्ट्री, मतलब हासिल कर दिया हिंदुस्तान को। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको इसको वापस से रीड करके बताता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. His objective was to establish the British dominion all over India. For this, he signed the subsidiary alliance with many Indian rulers. According to this alliance, the Indian rulers were assured for British military help. There were there were some terms laid on them, मतलब कुछ rules थे। ओके, rules, terms मतलब rules. The Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. ओके, ये बताना मैं भूल गया, उनको कैश के साथ साथ भारतीय राजाओं को उनको टेरिटरी का कुछ पार्ट देना होता था। मतलब अगर कैश दो या तो फिर अपना इलाका, कुछ थोड़ा इलाका दे दो, ताकि वो कंपनी के मेंटेनेंस के लिए हो जाए। ओके, द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट any power without the intervention of the British. The ruler would accept a British resident in his state. Some Indian rulers accepted the system and lost their freedom. In 1802, Bajirao II signed the subsidiary alliance treaty with the British. This alliance is well known as the Treaty of Versailles. But this treaty was not acceptable to some Maratha Sardars. This led to the Second Anglo War. After the victory of the British, there was increased interference of British into the Maratha state. This became intolerable and Bajirao II waged a war against the British. He was defeated in this battle, and in 1818 he surrendered to the British. In the meantime, the capital of Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. By defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor and gained victory over Hindustan. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छत्रपति प्रताप सिंह। ओके, छत्रपति प्रताप सिंह कौन थे, अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेल,
इतना समय बीत चुका है, पेशवाशिप ख़त्म होने पे आया था। पेशवाशिप छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके और कुछ भाई थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ बेटे थे। वहीं तक छत्रपति का जो एरा था, छत्रपति का जो समय था वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद पेशवाओं का समय शुरू हो गया था। बट अभी इतना समय हो चुका था, मतलब 18वीं शताब्दी चल रही थी, 1800s आ चुके थे। तो मराठाओं में छत्रपति का बहुत ही कम जो समय चल रहा, मतलब कुछ 1-2 ही छत्रपति बचे थे और पेशवाशिप भी ख़त्म हो चुका था। ओके, मगर छत्रपति प्रताप सिंह अकेले बचे थे, एक छत्रपति जो कि सातारा के छत्रपति थे। ओके, हालांकि पेशवाशिप जो था वो ख़त्म हो चुका था, बट छत्रपति प्रताप सिंह जो थे वो अब भी रूल कर रहे थे सातारा पर। ओके, जो कि सातारा एक ज़िला है आज का महाराष्ट्र में, एक शहर है सातारा, वहाँ पर वो हुक्म कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने देख लिया उनको, मतलब उनकी नज़र पड़ गई सातारा पर, तो उन्होंने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्रीटी साइन किया और उनको अपना एक लीडर दे दिया, मतलब अपना एक ऑफिसर, एक अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर था जिसका नाम था ग्रैंट डफ। उसको उस ग्रैंट डफ को छत्रपति प्रताप सिंह जी के पास दे दिया अंग्रेज़ों ने कि वो आपको मदद करेगा, ग्रैंड डफ आपको मदद करेगा। अंग्रेज़ों ने छत्रपति प्रताप सिंह को ऐसे कहा एक ऑफिसर के ज़रिए कि वो उनकी हेल्प करे, छत्रपति प्रताप सिंह की। पर उनका मकसद कुछ और ही था अंग्रेज़ों का, उनका ये मतलब नहीं था। तो छत्रपति प्रताप सिंह तो जो थे वो कुछ ही समय के बाद उनको सिंहासन से हटा दिया गया और उनको काशी भेज दिया गया। ओके, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मिलके छत्रपति प्रताप सिंह को सिंहासन से हटा दिया गया और वो काशी भेज दिया उनको। और काशी मतलब आज का वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, और वो उधर उनकी मृत्यु हो गई 1847 में ईयर। ओके, और रांगो बापूजी गुप्ते जो थे एक उनके लॉयल ऑफिसर थे छत्रपति प्रताप सिंह के, मतलब उनके एक सेनापति थे छत्रपति प्रताप सिंह के, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत कड़ी तरह से लड़ाई की। बट उनको भी इंग्लैंड भेज दिया गया और उनके जो एफ़र्ट्स थे, रांगो बापूजी गुप्ते के जो गुप्ते जी के जो एफ़र्ट्स थे, उनके जो उन्होंने जो ताकत लगाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो अनसक्सेसफुल हो गई अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद लॉर्ड डलहौज़ी जो थे उन्होंने सातारा को हड़प लिया 1848 में और अपना राज्य बढ़ा लिया और मराठा राज्य पर अपना कब्ज़ा कर लिया। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसको भी रीड करके बता देता हूँ, जल्दी करते हैं हम लोग अभी। Although the Peshwaship came to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. Britishers signed a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appointed Grand Duff as an officer to assist him in the state affairs. But later, Chhatrapati was dethroned and exiled to Kashi. He died there in 1847. Rango Bapuji Gupte, a loyal officer of the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. Later, Lord Dalhousie rejected the adoption policy and in 1848 annexed the state of Satara. ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं अभी हम लोग ये वाला पेज कंप्लीट करेंगे, देन यहाँ तक करेंगे, टिल हियर वी विल कंप्लीट। और ये जो है ना, ये यहाँ से हम लोग जो नीचे पेज है और 2.5 पेज और है, मतलब 2.5 पेजेस बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया अभी हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, उनका क्या असर पड़ रहा था अभी। ओके, अभी उनका असर क्या पड़ रहा था वो हम लोग पढ़ने वाले। डुअल गवर्नमेंट। ओके, तो अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि 1765 में बंगाल में थे, ओके, और उन्होंने एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में शुरू किया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है। डुअल मतलब दो। आजकल मोबाइल्स में भी सिम डुअल होते हैं, 2 सिम वाले मोबाइल होते हैं। तो यहाँ पर बंगाल में 2 गवर्नमेंट का सिस्टम चालू हुआ, मतलब 2 गवर्नमेंट एक साथ काम करेंगी।
आजकल भारत में एक गवर्नमेंट काम करती है, एक ही सरकार काम करती है, जो है इंडियन गवर्नमेंट। बट बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चालू किया गया 1765 में। इसका मकसद था, मतलब इसका क्या मतलब था, जो कंपनी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो आम लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का जो काम था, वो कंपनी ने ले लिया। और नवाब जो थे, बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने लॉ और ऑर्डर, मतलब जो कानून का काम था बंगाल में, ऑर्डर और इन सब चीज़ों का काम उन्होंने संभाला। मतलब कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करती थी बंगाल में, और नवाब जो थे बंगाल के, वो बंगाल में लॉ और ऑर्डर को ध्यान देने लगे। तो इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो अभी इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इल इफ़ेक्ट्स, मतलब जो इसके ख़राब असर जो पड़े थे, जो बुरे असर पड़े थे, तो वो थे कुछ समय बाद ज़्यादातर पैसे जो थे वो जो टैक्सेस के रूप में, टैक्सेस के ज़रिए जो ज़्यादातर पैसे थे वो कंपनी के ऑफिसर्स के पॉकेट में चले जाते थे। मतलब कंपनी ज़्यादा पैसे लेने लगी, क्योंकि उनको हक मिल गया था पैसे लेने का, रेवेन्यू लेने का। तो इस वजह से जो मोनोपोली जो थी, ट्रेड जो व्यापार कर रहे थे, जो अधिकार मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज़ थी इंग्लैंड में, जो व्यापार करने वाली कंपनीज़ थी, वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत, मतलब उनको उनकी तारीफ़ की। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंग्लैंड में कंपनीज़ थी, की तारीफ़ की ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। ओके, उनके लिए तो ये तारीफ़ वाला ही काम था ना, अंग्रेज़ों के लिए। तो जो वर्किंग सिस्टम था अभी भारत में, ये ऐसा चल रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉ पास किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा था बंगाल में। तो वर्किंग सिस्टम ऑफ कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड सम इम्पॉर्टेंट लॉज टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब तरह से काम हो रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ अलग कानून बनाए कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अपने आप को कंट्रोल में रखो। ओके, कंट्रोल में रखने के लिए कुछ कानून बनाए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको रीड करके बताता हूँ। Robert Clive in 1765 introduced the dual government system in Bengal. The company undertook the work of revenue collection, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order. This was known as dual government system. The ill effects of dual government system could be seen after a certain time period. Money in the form of taxes went into the pockets of the company officers. The monopoly of trade in India was given to East India Company, and hence many trading companies in England invite them. The working system of the company in India received criticism in England, and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. Okay, now I understood properly. जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह काम कर रही थी भारत में रह के, वो खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही थी, वो एक्स्ट्रा पैसे ले रही थी लोगों से। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए। ओके, वो खतरे में पड़ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ अभी पार्लियामेंट के क्या लॉज थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब वहाँ की सरकार के क्या लॉज थे, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर पार्लियामेंट्री लॉज क्या थे उनके, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी धीरे धीरे नवाब के जगह पर गवर्नर जनरल बनने लगे बंगाल के। ओके, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1773 के बंगाल गवर्नर धीरे धीरे गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने लगे। और इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे, वो गवर्नर जनरल बन गए भारत के।
ओके, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए भारत के, और उनको कंट्रोल आ गया मुंबई मद्रास प्रोविंस पे कि वो पॉलिसी वहाँ के राजनीति पर, मतलब पॉलिटिक्स पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात कहूँ तो मुंबई और मद्रास प्रोविंस, ओके, प्रोविंस मतलब प्रांत, मतलब बहुत बड़ा स्टेट ही बोल दो, ओके। मुंबई और मद्रास, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, तमिलनाडु, उस पर कंट्रोल आ गया किसका? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स का, जो कि गवर्नर जनरल बन गए थे भारत के। और इनके साथ साथ एक कमेटी थी 4 मेंबर्स की, जो कि इनकी हेल्प करते थे, ओके, असिस्टेंट थे, ओके। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट मतलब समझो एक लॉ, एक कानून, एक रूल पास हुआ, ओके। क्योंकि अभी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल बन गई थी कि धीरे धीरे किसी को पता नहीं चल रहा था कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह लेती जा रही थी, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट आती जा रही थी, और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, मतलब इसकी किसी को भी पता नहीं चला इसका, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो पास हुआ, और ये एक्ट जो था वो प्रोवाइड करता था एक परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब प्रॉपरली इसका मैनेजमेंट और रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का के अफेयर्स का, मतलब कंपनी को ध्यान रखने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसको मतलब सर्विसिंग, आप समझ लीजिए कि कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो और भी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी, ओके। बेटर कंट्रोल के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। और इन 1813, 1833 एंड 1853 नए लॉज पास किए गए पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कि जो कंपनी है उसमें चेंजेस करने के लिए नए नए लॉज पास किए गए, नए नए रूल्स पास किए गए 1813 में, 1833 में, 1853 में, ओके। क्योंकि कंपनी में बदलाव होते जा रहे थे। इस तरह कंपनी जो थी वो धीरे धीरे बदलती जा रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रहा था। मतलब डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर, बट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी वो भारत पर, कंपनी के ज़रिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी भारत पर, ओके। और वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर राज कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रहा था, ओके। समझ में आया आपको कि किस तरह उन्होंने चालाकी से भारत पर राज करने का कोशिश किया, ओके। नाउ मतलब राज किया। तो अभी ब्रिटिश रूल के इमरजेंस के साथ, मतलब ब्रिटिश रूल का इमरजेंसी में ब्रिटिश रूल लगा दिया गया बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई। उसका भी एक ठोस कारण है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग सोच रहे हो ना ब्रिटिश रूल का इमरजेंसी रूल कैसे लग गया, इमरजेंसी में ब्रिटिश रूल कैसे लग गया, वो आपको ना नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, अभी नहीं होगा इसका पता। इसका मतलब यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत, ओके। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल की इमरजेंसी में, मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंद होने के बाद, ब्रिटिश रूल लगने के बाद नए नए सिस्टम को लागू किया गया भारत में। मतलब अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई है, पूरी गवर्नमेंट भारत में लागू हो गई है, तो नए नए सिस्टम चालू होने लगे भारत में, जिसमें थे सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स और जुडिशल सिस्टम, ओके। जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि भारत में थे, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कैसे हुई वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। मतलब अभी भी चैप्टर बाकी है आपका, समझ में आया आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो ट्रेडिंग कंपनी है, वो व्यापार करने आई थी भारत के साथ, जो कि इंग्लैंड ने ही भेजा था भारत के पास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, सिविल सर्विसेज। हम लोग बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो
ओके, तो चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं हम लोग अपना, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत में अपना, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आ तो गई, लेकिन अपना जो ताकतवर अपना जो रूल है, अपनी जो हुकूमत है, उनको उसको ताकतवर करना है। तो उसके लिए उनको ब्यूरोक्रेट्स, मतलब उनको ऑफिशियल, मतलब सब चीज़ों पर अपना कब्ज़ा करना था। ओके, हर एक चीज़ पर अपना कब्ज़ा करना था ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली। ओके, सब रियल में सब चीज़ों पर उनको कब्ज़ा करना था। तो लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी इसकी शुरुआत की। ओके ओके, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि उनको अपना राज्य फैलाना है, और उसके लिए, राज्य फैलाने के लिए, भारत में अपना हुक्म करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी, और भी लोगों की ज़रूरत थी। ओके, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज जो है, मतलब सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको अपना राज्य और फैलाना है, पूरे भारत भर फैलाना है, उनको राज करना है। तो उसके लिए उनको बहुत सारे लोग चाहिए थे। ओके, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उन्होंने जो प्राइवेटली ट्रेडिंग हो रही थी कंपनी ऑफिसर्स में, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा जो नॉर्मली जो ट्रेडिंग कंपनी आती रहती थी, तो उसको उन्होंने बंद करवा दिया। मतलब जो दूसरे देशों से भारत में आती थी, या इंग्लैंड से जो भारत आती थी कंपनीज़, दूसरी कंपनीज़ ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो कंपनीज़ को भारत में आने के लिए बैन कर दिया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इकलौती गवर्नमेंट बन जाए भारत में ट्रेड करने के लिए। ओके, और इसलिए उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी, ताकि वो लोग भी कहीं और किसी दूसरी कंपनी के साथ ट्रेड ना कर सकें, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी किसी दूसरी कंपनी के साथ ट्रेड ना कर सकें। इसलिए मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उन्होंने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी बढ़ा दी। ओके, तो इसके फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ब्रिटिश, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, राज करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो राज्य उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, अपने हड़प लिया था, उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया, उसको बांट लिया डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, जो आज डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो उन्होंने ही बांटे हैं। जो महाराष्ट्र में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उन्होंने ही बांटे थे, और उन्होंने एक एक ऑफिसर रखा डिस्ट्रिक्ट का। ओके, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, जो कि डिस्ट्रिक्ट का चीफ होगा, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का लीडर होगा उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट का कोई लीडर है। ओके, आज है लीडर, तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट भी अंग्रेज़ों ने ही डिवाइड किया था। ओके, जो भी आज डिवाइडेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना हमारे, वो सब उन्होंने ही डिवाइड किए थे। ओके, तो अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक एक ऑफिसर रखा एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि वो संभाल सके उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्ट करता था, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए था, लोगों को जस्टिस देने के लिए था, मतलब न्याय देने के लिए, और लॉ और ऑर्डर संभालने के लिए, कानून भी रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चीफ। ओके, और बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए, मतलब और भी ऑफिसर्स चाहिए थे। सारे ऑफिसर्स तो इंग्लैंड से नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने ट्रिक की कि यहीं से, इंडिया से ही ऑफिसर्स लेने हैं उनको। तो उन्होंने एग्ज़ामिनेशंस की शुरुआत की, जिसका नाम है आज इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि आज भी होते हैं। ओके, ये एग्ज़ाम्स आज भी होते हैं ICS के नाम पे। इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशंस रखे गए अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के लिए, कि उनको और भी ऑफिसर्स चाहिए थे, अंग्रेज़ों को और भी ऑफिसर्स चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने भारतीयों के लिए एग्ज़ामिनेशंस रखे, ताकि वो एग्ज़ाम देकर वो उनकी हेल्प कर सकें, अंग्रेज़ों की हेल्प कर सकें भारत के राज करने के लिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली करते थे। ओके, तो इसके लिए एग्ज़ामिनेशंस की शुरुआत की गई, ताकि ऑफिसर्स चुने जा सकें। ओके, ऑफिसर्स चुने जा सके भारत से। तो आज के लिए बस इतना ही, आज मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। होप आपको ये समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इतना पूरा कवर करेंगे। ओके,
तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में. सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हितेश झलानी चैनल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन.